मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट्स खत्म कर दिए थे। आज हम आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जैसा हमने पहली वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा हम इससे हाइट निकालने का काम करते हैं या डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो वहां पर वो जो चीजें हमने वर्बल बात करी थी, आज और अगली आने वाली 2-3 वीडियोस में हम इन्हीं बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए डिफरेंट काइंड की जो बिल्डिंग्स हैं या डिफरेंट काइंड के जो टावर्स हैं, इनकी हाइट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, one of the uses of trigonometry is to find the height of the object and distances between 2 points or points without actually measuring these heights and distances। मतलब अब आप इंच टेप लेके नहीं नापने जाओगे। You are not going with inch tapes or something high measuring instruments कि आप उनको कैलकुलेट करो एक एक फीते से नाप के, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाएंगे। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाने से ही हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरी चीज, अप्रोक्सीमेशन में जितनी ज्यादा आप एंगल्स और चीजों की एक्यूरेसी लाओगे उतनी ही ज्यादा फिर वो एक्यूरेसी की तरफ चली जाती है डिटेल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट्स एंड द डिस्टेंसेस। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में हम जो यूज करने वाले हैं उसमें 2 टर्म्स की बात हम करने वाले हैं। कौन कौन सी? अब देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, देयर आर टू कंडीशंस। पहला, किसी आप ग्राउंड पे खड़े हो, किसी हाई चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहां से जब आप उसके टॉप को देखोगे तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे 2 ही टर्म्स हमारे काम की है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर जाती किसी चीज को देखोगे या ऊपर मौजूद किसी चीज के टॉप को देखोगे तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर? यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नीचे से खड़े होकर जब भी आप ऊपर की तरफ किसी चीज को देखोगे तो आप बात करोगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। दूसरा, गलती से आप किसी टावर या बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और अपने से बॉटम एज पर आती किसी चीज को यदि आप देखोगे तो हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। किसकी? एंगल ऑफ डिप्रेशन की। बट अब इसमें भी एक छोटा सा कैच है। क्या? ध्यान से देखो, नॉर्मली जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हो तो आप बॉटम पे खड़े होके, बॉटम के सामने जो प्लेन है आपके, ठीक है, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन की हम बात करते हैं, ये एंगल वहां से बन रहा होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कहां से बनेगा? इस टावर से, जो इस पे या उस बिल्डिंग पे जिस पे आप खड़े हो। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से सुन लो। जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करो या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करो, आपका जो एंगल मेजर करना होता है वो आप करते हो अपने आंखों के सामने प्लेन से। क्लियर? तो चाहे आप बॉटम पे खड़े होकर टॉप की तरफ देख रहे हो तो भी ये प्लेन हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन की बात करेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब आप ऊपर से किसी चीज को देखोगे नीचे की तरफ तो भी आप अपनी आईज के बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन अज्यूम करोगे और इस प्लेन से आप उस एंगल ऑफ को देखोगे और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां कहलाता है। ध्यान से देख लेना, आपके आंखों के आगे हॉरिजॉन्टली एक प्लेन अज्यूम करना होगा और ये आपकी जो साइट है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट इस पे, तो ये एंगल ऑफ यहां से काउंट होता है। क्लियर? ये 2 बातें बहुत क्लियरली समझ लीजिए, इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर? चलो, तो इसको बहुत अच्छे से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जब भी आप कहीं खड़े होंगे वहां पर, यहां पर आप कहीं खड़े, अब हमने बात ही नहीं करी कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े या बॉटम पे खड़े। जब भी आप अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहे होंगे तो आप आंखों के सामने एक प्लेन अज्यूम कर रहे हैं। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े तो जो सॉइल है वही आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो वो प्लेन तो यही हो जाएगा। तो यहां से आप ऊपर तो बड़े आराम से देख सकते हो और ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझ में आ रहा है। बट यही चीज यदि आप किसी टॉप से बॉटम की बात करो तो इस वक्त आप यदि किसी टावर के ऊपर खड़े हो तो यहां से आप किसी दूसरी नीचे वाली चीज को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपकी आंखों के सामने के इस प्लेन से ही काउंट होगा, लाइन ऑफ साइट जो है उसका और आपकी आंखों के सामने बने हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन का, जो बात यहां पर भी हम
कर रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बात करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस तरह से बात चलती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से, ठीक है, ये किसी भी टावर या बिल्डिंग पे आप खड़े हो तो यहां से जो नीचे बनता है तो यहां काउंट होता है। अच्छी बात क्या है बच्चों, यदि आपने 9th क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ा था तो आपने एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था जो कि जेड शेप फॉर्म होने से बनता है। ध्यान से देखो, जब दो लाइनें पैरेलल हो, जब आपके आंखों के सामने आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को अज्यूम करोगे तो वो प्लेन और जो आप जहां खड़े हो वो या ग्राउंड फ्लोर का जो प्लेन है वो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इस तरीके से होंगे। इस पे जो आपकी लाइन ऑफ साइट है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगी, यस और नो? ठीक है, तो यहां से जेड शेप बन रही है, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसी, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल हो जाएगा। तो यदि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी थीटा ही हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि यदि आप ऊपर से खड़े होकर किसी पर्सन को नीचे देख रहे हो, ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है या कुछ दूरी पर खड़ा है, तो जो आप उसको देख पा रहे हो, तो जो एंगल आप फॉर्म कर रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ, वही एंगल वो पर्सन भी आपको नीचे से उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही देखते हुए फॉर्म कर रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ताकि आप जैसे कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आए तो हम उसको 90 में से माइनस ना करने लग जाए। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनता है, इसलिए यहां पर जो एंगल थीटा बनेगा, मतलब ऊपर खड़ा पर्सन यदि नीचे खड़े किसी पर्सन को देख रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनाएगा, सेम नीचे खड़ा पर्सन उसको देखते वक्त भी सेम एंगल बना रहा होगा। क्लियर? तो यहां से बात समझ में आती है, और ये जेड शेप से ही हमारे सारे काम होंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो थीटा है ये ट्राइंगल के बाहर का है। हमें जब भी हम बात करेंगे तो हम, आपने पढ़ा ये ट्रिग्नोमेट्री कहां लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए थीटा ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। तो उस थीटा जो बाहर है उसको हम किसी तरीके से अंदर ले आएंगे। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। चलो, अब आप एक चीज और पूछ सकते हो, सर ये हर बार यहां 90 क्यों बनेगा? तो बच्चों नॉर्मली आप खुद ही सोच के देखो, कोई बिल्डिंग ऐसी होगी सीधी स्ट्रेट, ठीक है, टेढ़ी दिख रही हो तो आप सीधी अज्यूम कर ले। इसके अलावा कोई पहाड़ होगा तो वो भी सीधा सही होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें किसी भी बिल्डिंग की, तो आपने ऐसे तो कोई बिल्डिंग देखी नहीं होगी जो कि इस तरह से ना हो के कुछ इस तरह से हो। ऐसे बिल्डिंगें देखी हैं आपने? लेटेस्ट आपने कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी जिसके टॉप पे आप इस तरह से खड़े हो रखे हो, ठीक है। नॉर्मली जिन भी घरों में आप जहां भी रहते हैं वहां भी देखिए आप स्ट्रेट लाइंस पे ही रहते हैं, स्ट्रेट बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप जिस भी जगह पर यदि हाई खड़े, ठीक है, तो आप हमेशा वर्टिकली खड़े होंगे, जिसका मतलब जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वहां से यदि हम एक लाइन देखें तो वो इस ग्राउंड फ्लोर के साथ 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म कर रही होती है। दूसरी चीज, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 90 डिग्री के ट्राइंगल पर है, तो हम दूसरी चीजों की बात तो वैसे भी नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए वो क्या क्या है वो भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, यदि हम रिवाइज करें तो साइन थीटा क्या हो जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? एक ये बात आपको हमेशा याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के टाइम पे। दूसरा, साइन थीटा की वैल्यूज, साइन 0 कितना होता है? तो 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो, किसी भी जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 0, 90 तो नहीं होंगे। क्लियर? तो हम इन दो एंगल्स के बारे में बात करना छोड़ सकते हैं। अब हमें इन तीन वैल्यूज के लिए 30, 40 या 60, 45 और 60 के लिए साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और tan की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2 and sin 60 is √3/2। cos 30 की यदि हम बात करें तो that is √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर? tan की यदि हम बात करें तो tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1 and tan 60 is √3। क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पर आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये दो डिटेल्स आपको और चाहिए होंगी। तो एक डिटेल तो हमने बात करी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की, और एक बात कर ली हमने इन बेसिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रिग्नोमेट्री से हमें काम आने वाली है।
साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मोस्टली आप यही यूज करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप टेन थीटा ही यूज करेंगे। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जब आप दूसरी साइन या कॉस यूज कर रहे होंगे, बट फिर भी हमें बेसिकली ये सारी डिटेल याद होनी चाहिए। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से वहीं सीखेंगे। चलो तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ प्लेस 360 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60। देखो पहली बात तो ये फोटो देखते ही हमें जगह याद आ रही है, कहां की बात चल रही है? पेरिस की। क्लियर? पेरिस में आप आईफिल टावर को देख रहे हो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आईफिल टावर के टॉप को देखने के लिए आप उसके मिड पॉइंट से 360 मीटर दूर खड़े हो, 360 मीटर्स आप दूर खड़े हो, ये उसने बोल दिया आपको। क्लियर? 360 मीटर कि आप उस टावर के सेंटर पॉइंट से 360 मीटर दूर खड़े हुए हो। ये कॉमन सेंस है, यदि हम इस टावर को ऐसा ना बना के ऐसा बनाते तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी वो बोल रहा है वो कितनी है? 360। तो कह रहा है कि इस टावर के सेंटर से आप 360 मीटर खड़े हो और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो अब वो आपसे जानना चाहता है क्या? ध्यान से देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यदि किसी को जीके आती हो तो वो हाइट ऑफ द टावर बता सकता है, पर जिसको जीके नहीं आती है उसको टिग्नोमेट्री आ जाएगी, और जिसको टिग्नोमेट्री आती है वो भी इस टावर की हाइट बता सकता है। कैसे? ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और बता दूं सवाल करवाने से पहले, ध्यान से याद कर लेना बच्चों, ये चीज आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, अगले 3 वीडियोस जब तक हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, बट आपके लिए एक होमवर्क हर क्वेश्चन में रहेगा। वो क्वेश्चन का होमवर्क हमेशा ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? वो समझाता हूं, ध्यान से सुनो। देखो नॉर्मली आपने टावर टावर तो बार बार लिखोगे नहीं, तो आप इसका जब एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, ये टावर हो गया और उसने कहा 360 मीटर दूर खड़ा पर्सन, तो वो भी ऐसा तो 360 मीटर से बनाने जाएंगे, हम उसको यहां पर भी 360 मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? टावर को नाम जरूर दोगे AB। तो टावर था, आपने उसको क्या नाम दिया है? AB। क्लियर? टावर था वो, तो आपने उसको नाम दिया है AB टावर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जो पर्सन दूर खड़ा है आपने उसको C नाम दे दिया है। क्लियर? तो आपने उसको C नाम दिया है कि वो C पॉइंट पे खड़ा है। अब जब वो C पॉइंट पे खड़ा है तो यहां से वो पूछ रहा है टावर AB की हाइट। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसने बोल दिया है 60 डिग्री है। तो अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम आपने बनाया है, इसका एक एक पॉइंट ABC ये सब आपने मेंशन करे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी कि आपने किस पॉइंट को क्या नाम दिया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग मार्क्स आपके कट जाएंगे, जो कि 1 नंबर तक हो सकते हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री की इस एप्लीकेशन में बिना डायग्राम स्टार्ट किए, मतलब बिना डायग्राम बनाए आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक कि डायग्राम के बिना स्टार्ट ही नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसका एक इस तरह से रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे, और ये रफ थोड़ा फेयर जैसा ही दिखना चाहिए। दूसरी बात, आप इसकी थ्योरी जरूर जमाएंगे। ठीक है, अब थ्योरी कैसे जमानी? ध्यान से देखो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट AB is a tower and a person standing at a distance of 360 meters from the bottom of the tower and the angle of elevation of the top of the tower, top
of the tower is 60 degree from point C. Point C. ध्यान से देख लेना बच्चों, ये पूरी थ्योरी मैंने इस डायग्राम के हिसाब से जमाई है, इस डायग्राम के हिसाब से नहीं। क्लियर? ये बात बहुत क्लियर समझ लेना। तो ये पूरी थ्योरी मैंने यहां इस डायग्राम के हिसाब से जमाई है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली आपको डायग्राम नहीं दिया होता। तो ध्यान से देखो, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट ए बी इज अ टावर एंड द पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर from the bottom of the tower and the angle of the elevation of the top of the tower from is 60 degree from point C। जहां पर वो पर्सन खड़ा है वहां से उस टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये बात मैं पहले ही क्वेश्चन में इसलिए बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूं ताकि अगली बार से आपको ये थ्योरी लिखनी ही है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर बच्चा? टीचर इसके 1 नंबर काट सकता है। चलो, अब इतना होने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। अब इसको हम यदि यहां वापस एक बार बना लें तो ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 60 डिग्री है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। देखो, आपको बेस दिया है और हाइट पूछी गई है, मतलब उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का बेस आपको पता है और परपेंडिकुलर हाइट, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर tan में tan 60 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप AB लिखेंगे और बेस की वैल्यू आप BC लिख सकते हैं, जिसको अगली लाइन में आप AB को तो AB छोड़ दीजिए और BC की वैल्यू आप 360 कर दीजिए। क्लियर? जब आप tan 60 की वैल्यू याद रखेंगे तो वो होगी √3 AB अपॉन 360। सिंप्लीफाई करते ही AB आईफिल टावर की हाइट आपको कितनी मिल जाएगी, 360 मीटर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई विद √3। यदि आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो तो आप 1.732 यहां पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि उसने नहीं दी है तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि आईफिल टावर की जो हाइट है, इस पर्टिकुलर टावर की जो हाइट है, ये वाली, इस टावर की हाइट कितनी है, 360 √3 मीटर। यदि उसको आपसे आंसर √3 में नहीं चाहिए, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करवाना चाहता है, तो क्वेश्चन में यहां पर आपको लिख के देगा √3 इज इक्वल्स टू 1.7 डालिए या 1.73 डालिए या 1.732 डालिए, जो भी वैल्यू उसको चाहिए। यदि सबका आंसर वो मैच करवाना चाहता है तो वो आपको स्पेसिफिक वैल्यू देगा। आपको याद होनी चाहिए √3 की वैल्यू, पर यदि याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन में दिया जाता है। अदरवाइज आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं और वो आपके फुल मार्क्स होंगे। क्लियर? चलो, तो बात समझ में आ गई। टावर की हाइट हमने कैसे निकाली, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब यदि हम आगे चले तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप which is 8 meter above the water level and he observes the angle of the elevation of the top of a hill is 60 meter and the angle of depression of the base of the hill is 30 meter. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो एक शिप में है। अब शिप कहां चलता है ये आपको याद होना चाहिए। तो ये C है, इस पर एक शिप चल रहा है। प्लीज मेरी ड्राइंग पर ना जाएं, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है। क्लियर? इस घटिया से शिप के ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है। फिर से कह रहा हूं, मेरी ड्राइंग पे ध्यान ना दें। तो ये पर्सन यहां खड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है कि यहां से विच इज 8 मीटर अबव टू सी लेवल, तो वो सी लेवल या वाटर लेवल से 8 मीटर तो ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब समुद्र जहां भी कोने पे जा रहा होगा वो हिल इस पर्टिकुलर ऐसे कुछ होगी। इस पर्टिकुलर हिल पर जब वो पर्सन देख रहा है तो वो 8 मीटर ऊंचा खड़ा है। क्लियर? तो यहां से इसका टॉप जो है वो इसको देखता है और एक बार इसके बॉटम को देखता है। क्लियर?
अब नॉर्मली यदि आप देखें तो डायग्राम ऐसा होगा, बट बॉटम का मतलब उसका इस पॉइंट से होगा कि वो यहां देख रहा है। क्लियर? यदि आपने इसको यहां पर नहीं बनाया तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। चलो, अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60। तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था जहां भी पर्सन खड़ा होता है वो वहीं अपनी आंखों पर एक प्लेन को अज्यूम कर लेता है। तो यहां पर उसने अपनी आंखों के आसपास एक प्लेन अज्यूम करा है। इस प्लेन के हिसाब से यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, इसी बेस से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। अब ये तो था प्रैक्टिकल डायग्राम, ये तो कैसा था, प्रैक्टिकल डायग्राम। अब यदि हम इसको रे डायग्राम की तरह बनाए स्ट्रेट, तो वो कैसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो। ये हो गई आपके हिल, ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि एक वाटर लेवल या सी लेवल से 8 मीटर अबव खड़ा है। यहां से वो दो चीजें देखता है, एक ये और एक ये। और जब वो ऐसा देखता है तो यहां पर उसने एक एंगल ऑफ 60 एंगल फॉर्म किया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 फॉर्म किया है। क्लियर? अब यहां से जो कॉमन सेंस वाली बातें हम करते हैं, तो सबसे पहला, शिप के डेक पर जहां वो खड़ा है उसको हमने ए बी नाम दे दिया। यहां से इस हिल के बॉटम को हम सी नाम देते हैं। वो मिड पॉइंट जहां पर वो अप्रोक्सीमेटली बराबर खड़ा है उस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं और इसके टॉप को हम ई नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पूरे डायग्राम को नॉमेनक्लेचर कर दिया। सारी बातें हो गई, बात समझ में आई? चलो, अब कॉमन सेंस कहती है कि यदि यहां से ए बी 8 है तो सी डी भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। क्लियर? ये बात हमारे समझ में आती है। दूसरी बात, यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है तो हमारा ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से। क्लियर? चलो, अब इस पूरे बात में हमें जो समझ में आता है कि जितनी डिस्टेंस एडी होगी उतनी ही डिस्टेंस बीसी भी होगी। दोनों बराबर ही तो हैं, है ना? दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। क्लियर? चलो, तो ये दोनों डिस्टेंसेस भी बराबर है। तो यदि मैं इसको x नाम दे देता हूं या इसकी डिस्टेंस को x, इसके डिस्टेंसेस को x नाम दे देता हूं, तो ये भी x ही हो जाएगी। तो ये x तो वो भी x। अब उसने आपसे क्या क्या पूछा है, वापस से पढ़ो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, मतलब x निकालना एक तो हमें, दूसरा हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल में ये तो 8 पार्ट है, मान लिया इस बचे हुए पार्ट को मैं h मीटर मान लेता हूं, तो ये h मीटर और मुझे चाहिए। और ऐसा मत करना कि आप जो h निकाल के चिल्लाने लग जाओ कि मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इस हिल की हाइट ये 8 मीटर भी काउंट होगी, तो h में आपको 8 भी ऐड करना होगा। ये फाइनल बात है। क्लियर? बट अब हम इस सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक, अब इन 3 ट्राइंगल में से हमें कोई से भी 2 ट्राइंगल की बात करनी है। तो आप कौन से ट्राइंगल्स की बात कर सकते हो? आपकी इच्छा हो तो ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। कोई 2 ट्राइंगल की बात करनी है तो इन दोनों में से काम चल जाए तो उनसे कर लो, नीचे फर्स्ट और थर्ड से काम चले तो वो कर लो। तो अब हम कौन कौन से याद करते हैं, ध्यान से देखो फटाफट। एक हम लेंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि हम इस ट्राइंगल से डायरेक्ट एक्स निकाल सकते हैं, इससे ये डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? इसके बाद यही एक्स ऊपर अज्यूम हो जाएगा, तो ये भी आ गया। अब इस पूरे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल 1 और इसको ट्राइंगल 2 नाम दे देता हूं। इस ट्राइंगल में हमें जब एक्स पता लग जाएगा तो हम एच निकाल लेंगे। क्लियर? तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो अब कैसे करना है सवाल बच्चों? अब सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, तो मैं आपको टाइम देता हूं, आप प्लीज इसकी थ्योरी जरूर लिख लीजिए। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज सबसे पहले इस क्वेश्चन की थ्योरी लिखिए। पॉज कर लीजिए, थ्योरी लिखिए। अब मैं आपको बताता हूं थ्योरी कैसे लिखनी थी, फिर आप मैच कर लीजिएगा। चलो, तो अब क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है अ पर्सन ए पहली बात क्या, पॉइंट ए पर एक पर्सन खड़ा, अ पर्सन स्टैंडिंग एट 8 मीटर अबव डिस्टेंस फ्रॉम वाटर लेवल एट पॉइंट ए। तो पर्सन 8 मीटर की डिस्टेंस पर वाटर लेवल से पॉइंट ए पर खड़ा है। The angle of elevation of the top of the hill CE is 60 degree and angle of depression of
the bottom of the hill is 30 डिग्री। इतना हो गया बात समझ में आई? क्या लिखा है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल CE is 60 degree and the angle of the depression of the bottom of the hill is 30 degree from point A। ज्यादा करो तो डिटेल में लिख दो from point A। इतना होने के बाद, अच्छा 30 डिग्री है, यहां भी ध्यान रखना, और यहाँ पर 60 डिग्री। क्लियर? इतना होने के बाद ये हो गई है थ्योरी। इसमें आपने हर पॉइंट के बारे में बता दिया, E के बारे में बता दिया, C E दोनों पॉइंट्स के बारे में बता दिया। अब इसके बाद वो डायग्राम देखकर बाकी छोटी छोटी जानकारियां वो खुद कलेक्ट कर सकता है जो भी एग्जामिनर है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? चलो, तो अब इसकी यदि हम बात करें तो देखो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये 60 हो गया, ये अब हमारे को बीच का 30 डालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ 30 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, अच्छा इसमें 8 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, इतनी हमें जानकारी चाहिए। ये x है, ये भी, in triangle ABC using trigonometry tan 30 डिग्री is equals to, अब आप बार बार चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन मिलना है, तो आपको प्लीज प्रॉपरली पहले tan थीटा is equals to परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर पर बेस लिखना चाहिए। AB अपॉन BC वैल्यू डाल सकते हैं आप यहाँ पर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3 इक्वल्स टू AB जो आपको 8 मीटर दिया हुआ है, और BC x मीटर। चाहो तो आप यहाँ मीटर भी ना लिखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8√3 मीटर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कुछ ज्यादा कुछ खास ऐसा किया नहीं। क्लियर? तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। तो यहाँ पर x की हाइट आ गई, x की जो डिस्टेंस है वो हमें पता लगी कि ये जो हिल है वो 8√3 मीटर पर है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि उसने आपको स्पेसिफिकली बात नहीं बोली है कि √3 की वैल्यू कितनी डालनी है, तो आप प्लीज मत डालिए। क्लियर? बस ये मीटर जरूर लगा देना, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस या हाइट की जब बात की जाती है तो वो एक यूनिट के साथ होती है, तो ये मीटर जरूर लिख देना, नहीं तो वो इसके आधा नंबर काट सकते हैं। क्लियर? चलो, इतना हो गया। अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ADE। ADE की हम यदि बात करें तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बात करेंगे? वही tan 60 डिग्री की हम बात करेंगे। tan 60 डिग्री इज ED अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3। क्लियर? tan 60 की वैल्यू √3, ED की वैल्यू हमने h रखी है, और AD की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आएगी? 8√3। अब आपके दिमाग में यदि ये ना आए तो यहाँ 8√3 लिख के आप यहाँ भी 8√3 लिख सकते हैं। क्लियर? ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8√3 into √3 which is equals to 8 into 3 which is equals to 24। तो h की जो वैल्यू आई है वो आई है 24 मीटर। HEIGHT हाइट ऑफ हिल। ध्यान से देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था हिल की हाइट CD नहीं है, CE है। यस और नो? तो इसलिए आपको हिल की हाइट जोड़नी पड़ेगी CD प्लस DE। CD की वैल्यू 8 मीटर थी और DE की वैल्यू अभी आपने निकाली 34, तो हिल की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 32 मीटर। क्लियर? तो हिल की हाइट जो है वो 32 मीटर हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी गई थी, वो थी फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, तो वो क्या आ जाएगी बच्चों? 8√3। क्लियर? तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को भी एंड कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी मेरा एक और सजेशन है, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद एक लाइन बहुत अच्छे से लिखा कीजिए। सो द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज 8√3 मीटर एंड द हाइट ऑफ द हिल इज 32
मीटर। जितना ज्यादा आप उसको बहुत अच्छे से लिख के देंगे उतना ज्यादा वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। मार्क्स कटने के हर उस पॉइंट को आप जितना हो सके अवॉइड कर दीजिए। जितना जल्दी आप ये बात सीख जाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meters. At a point on the plane, the angle of the elevation of the bottom and the top of the flag staffs are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. क्या कह रहा है? आपकी छत पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडे के बॉटम को देखने का और टॉप को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ बॉटम एक ग्राउंड फ्लोर के किसी पॉइंट से वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको ये बताना है कि उस टावर जो फ्लैग है उसकी हाइट 5 मीटर हो। 5 मीटर ही है, तो यदि फ्लैग की हाइट जो है वो फ्लैग की टोटल हाइट 5 मीटर हो तो आपको ये बताना है कि वो जो टावर है जहां पर वो फ्लैग खड़ा है वहां की उस टावर की हाइट कितनी होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बेसिकली अब आपको स्टार्ट करना होगा रे डायग्राम से। तो हम सबसे पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। मतलब एक पर्सन है जो यहां खड़ा है, ये एक टावर है, इसके ऊपर मैं दूसरे कलर से आपको वो बना देता हूं फ्लैग। ये कुछ इस तरह से एक फ्लैग बना हुआ है भगवा रंग का। चलो ये हो गया है। अब यहां से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। क्या बोल रहा है? A vertical tower stands on a horizontal plane. तो vertical tower तो horizontally plane पर ही खड़ा होगा। And the plane and is surmounted by a vertical flag staff on height 5 मीटर। तो इस फ्लैग की जो हाइट है वो 5 मीटर दे रखी है आप। At a point on the plane, plane पर किसी पॉइंट पर the angle of the elevation of the bottom and the top of the flag staff are respectively 30 और 60। ये भी दिख गया। Find the height of the tower, मतलब आपको ये h निकालना है। अच्छा, पॉइंट की डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, उसने बताया ही नहीं है कि आप खड़े कहां हो। एक पॉइंट की बात कर दी कि आप कहीं खड़े हो बॉटम पर, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कहीं खड़े हो, वहां से आप देख रहे हो और वहां से आपको जो एंगल्स दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो अब आपको बताना है कि आपके टावर जिस पर वो फ्लैग लगा है उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लगा देते हैं फटाफट से, कोई ऐसी खास बात तो है ही नहीं। सबसे पहले हमें करना होगा नोमेनक्लेचर। तो A B C D 4 पॉइंट हमें नाम देने पड़ेंगे। ए वो पॉइंट पर्टिकुलर जहां पर आप खड़े हो, बी उस टावर का बॉटम, सी उस टावर का टॉप या फिर फ्लैग स्टफ जहां हो आपने लगा रखा है उसका बॉटम, और फ्लैग का टॉप जिसको आपने डी नाम दिया है। अब इसकी थ्योरी आपको लिखनी है। क्लियर? इस क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको देता हूं कि इस क्वेश्चन की थ्योरी आप ही को लिखनी है। क्लियर? तो जब आप लिख लोगे, अब यहां पर 3 तरह से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट। क्या कर रहा हूं? इन ट्राइंगल ABC ABC using trigonometry। Using trigonometry क्या कह रहा है? tan 30 डिग्री इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगी? AB अपॉन BC या BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ध्यान रख लेना। तो BC अपॉन AB की बात आएगी। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। BC जो टावर की हाइट है उसको आपने h मीटर नाम दिया है, जबकि AB जो डिस्टेंस है उसको आप x मीटर नाम दे लीजिए। तो x मीटर हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद एक ही पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसने आपसे क्या x के बारे में कुछ पूछा है कि आप कहां खड़े हो, कितने दूर खड़े हो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो हमें हाइट ऑफ द टावर के हिसाब से h को गायब नहीं करना चाहिए, h तो हमें चाहिए। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ h। तो मतलब इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा और वो आ जाएगी h√3। इसलिए बच्चों क्योंकि आगे चल के जब भी आप इस x की बात करोगे तो आप जहां भी x आएगा उसकी जगह ये वैल्यू डाल दोगे h√3। जब ये वैल्यू आप डालोगे तो क्या होगा? वैल्यू डालते से ही आपका पूरा क्वेश्चन x से गायब हो जाएगा, x में उसका कोई कंटेंट नहीं रहेगा और आपका पूरा सवाल h में चला जाएगा। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करते हुए
h निकाल लेंगे। किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती हो तो वो जैसे करना चाहे डायरेक्ट कर सकता है, वैसे भी मेरे को लगता है इजी तरीका यही है, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू ही h√3 निकल कर आएगी। तो यदि कोई बच्चा कॉमन सेंस का भी यूज कर रहा है तो वो भी यही कर सकता है। और जो स्मार्ट बच्चा है, जो समझता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में x के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम x को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो किसी तरह से हमें आगे हेल्प करेगी उसको एलिमिनेट करने में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यदि हम इसमें से अगेन की बात करें, अगेन इन ट्राइंगल ABD यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, एक बार फिर बना देते हैं। इस बार हम फ्लैग की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो 5 प्लस ये h हाइट हो जाएगी और ये x, तो यहां पर ये a है, ये b है और ये डायरेक्ट d पॉइंट आ गया है। ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम यूज करें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB। ऐसा करने पर tan 60 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू 5 प्लस h और AB की वैल्यू x। अब यदि बाय इक्वेशन 1 में हम बात करें, बाय इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h√3। ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं, √3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस h अपॉन x की वैल्यू h√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस h, सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 5 और 2h इज इक्वल्स टू 5, तो h इज इक्वल्स टू 2.5। तो वो जो टावर जिस पर ये खड़ा है ये घर के बराबर है, 2-2.5 मीटर का घर होता है और इस घर पर आपने, ठीक है, एक झंडा लगा दिया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर की बात कर रहा है, पर टावर की जो हाइट निकली है वो 2.5 मीटर निकली है, तो हम ये बात नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बल्कि जो हाइट है घर की या टावर की वो सिर्फ 2.5 मीटर की है, मतलब एक बिल्डिंग की एक स्टोरी के बराबर। क्लियर? तो लगभग 2.5 मीटर की इस बिल्डिंग पर एक ने 5 मीटर का फ्लैग लगा रखा है, जो कि थोड़ा सा बड़ा अज्यूमिंग वैसे वाला बात है कि 5 मीटर का तो फ्लैग है और 2.5 मीटर का घर है। ठीक है, चलो जो भी है, जो जानकारी हमें थी हमने तो उससे सवाल को कर दिया। क्लियर? चलो, तो अब यहां पर आप वापस से देख लीजिए कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो। क्लियर? यहां पर ये आपको लिखना है, थ्योरी आपको ही लिखनी है। अब हर क्वेश्चन में थ्योरी आपको लिखनी है, खुद से समझनी है, बिना थ्योरी के सवाल नहीं करना है। कुछ बच्चे मेरी तरह कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। मार्क्स मुझे नहीं चाहिए, मार्क्स आपको चाहिए, और मार्क्स लाने के लिए आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखना, थ्योरी लिखना। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैं बता देता हूं वापस से कि हमने क्या करा। हमने सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करी जिससे हमने x को h से रिलेट कर लिया। उसके बाद हमने दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करी जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था और उस x की वैल्यू जो हमने प्रीवियसली निकाल ली थी यहां पुट कर दी, और ऐसा करते ही हमारा पूरा सवाल सिंप्लीफाई होता चला गया। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास h की वैल्यू 2.5 मीटर के बराबर आ गई। क्लियर? कोई डाउट? बात समझ में आई? चलो, तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।